हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, ये जो लास्ट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें टॉपिक है शिफ्टिंग अलायंसेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको कवर करेंगे। साथ साथ में आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, शिफ्टिंग अलायंसेस के बारे में हम समझेंगे। अलायंस क्या होता है? अलायंस बेसिकली जब दो कंट्रीज़ या कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ एक साथ आती है और बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब एक तरीके से कोलिशन होता है, तो कोलिशन क्या होता है? कोलिशन बेसिकली एक अलायंस है। अलग अलग कंट्रीज़ आपस में कह रही है कि भाई ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और गवर्नमेंट को रन करेंगे। तो वो जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है वो भी एक प्रकार का अलायंस होती है। सिमिलरली जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के अलायंसेस होते हैं। जैसे कि कुछ अलायंसेस होते हैं, जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के दौरान में भी पढ़ा होगा, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग अलायंसेस थे। ठीक है, सिमिलरली अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कुछ मिलिट्री अलायंसेस होते हैं, राइट। जैसे नेटो की बात करें अगर हम लोग, तो ये क्या है? मिलिट्री अलायंस है। सिमिलरली कुछ इकोनॉमिक अलायंस भी होते हैं जिसका मेन पर्पस क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इंश्योर करना। जैसे ब्रिक्स की अगर आप बात करोगे तो दैट इज़ अ इकोनॉमिक अलायंस। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ रीजनल अलायंसेस भी होते हैं कि भाई रीजन के बेसिस पर अलायंस हो गए। जैसे सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया वाली, सब मिल करके एक तरीके से कॉपरेशन के बारे में बात कर रही है एंड दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप। सिमिलरली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का अलायंस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई देखो, जो अलायंस हो रहे हैं ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलायंस क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। अलायंस का मतलब कि जो कंट्रीज़ के बीच का जो कॉपरेशन है और जो सपोर्ट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो हिस्टोरिकली सपोर्ट एंड कॉपरेशन चल रहा था दो कंट्रीज़ के बीच में वो हमेशा चलता रहेगा, वो शिफ्ट होता है। शिफ्ट का मतलब ये है कि पहले जो कंट्री किसी और के साथ कॉपरेट कर रही थी, सपोज बी के साथ कॉपरेट कर रही थी, कुछ समय के बाद जब इंटरनेशनल रिलेशन में चेंज आएंगे, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में चेंज आएगा, तो हो सकता है कि ए कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ कॉपरेट करे और ज़्यादा अलग तरीके से कॉपरेट करे। जैसे कि अभी हम यहाँ पर इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडिया आज़ादी के बाद यूएसएसआर के साथ क्या कर रहा था? कॉपरेट कर रहा था। एक दूसरे को सपोर्ट करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। यूएसएसआर कह रहा था कि भाई ठीक है, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, राइट। 1971 में ट्रीटी भी होती है दोनों के बीच में, है ना। लेकिन जब यूएसएसआर नहीं रहता, डिसोल्यूशन हो जाता है, एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का, रशिया आता है, अदर कुछ कंट्रीज आती है एग्जिस्टेंस में। फिर उसके बाद क्या होता है? इंडिया कोशिश क्या करता है? इंडिया यूएसए के साथ कॉपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं कि भाई पहले दो कंट्रीज़ हुआ करती थी, दो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते थे, यूएसए यूएसएसआर। फिर उसके बाद क्या हुआ? यूएसए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना बिकॉज यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना, जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो क्या हो रहा है? उसमें चेंजेस आ रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। इसकी वजह से जो अलायंसेस है ना, कंट्रीज़ के बीच के जो अलायंसेस है, जो कॉपरेशन है, वो भी शिफ्ट होते हैं। पहले कंट्री किसी दूसरे के साथ कॉपरेट कर रही थी, फिर उसके बाद कंट्री किसी दूसरी कंट्रीज़ के साथ कॉपरेट करने लग जाती है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉक्स में क्या बोला हुआ है। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि बहुत सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 1977, है ना। 1977 यानी इमरजेंसी के पीरियड के बाद क्या होता है? जब पहला जनरल मतलब इमरजेंसी के बाद जब जनरल इलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद दूसरी पार्टीज आने लगती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज चेंजिंग ड्रामेटिकली। व्हाट डिड इट मीन फॉर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन? तो जब नई सरकार आ रही है, एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है, तो उसकी वजह से इंडिया की एक्सटर्नल रिलेशन में आखिरकार चेंजेस क्या क्या है, ठीक है, ये हम समझेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है? जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, हम सभी को पता है 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है। तो जब ये आती है सरकार में, तो ये क्या बोलती है कि एक्सटर्नल रिलेशन में क्या होगा? जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आपको याद हो कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे? नॉन अलाइनमेंट था केवल हमारी पॉलिसी का नाम, लेकिन जनता पार्टी सरकार ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे? जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट करेंगे। अब ये क्या है? कैसे ये नॉन अलाइनमेंट से अलग है? क्या डिफरेंस है? दोनों को समझना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी विल बी करेक्टेड। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो प्रो सोवियत टिल्ट हो गया था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, उसको करेक्ट किया जाएगा और हम जेन्युइन तरीके से, सही मायनों में हम नॉन अलाइन रहेंगे। क्योंकि दो तरीके के हैं कहने के लिए, हम लोग अगर सपोज नॉन अलाइनमेंट थे, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि 1971 में
क्या हो जाता है, इंडिया और यूएसएसआर के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो जाती है फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, 20 साल के लिए, है ना। क्योंकि क्या हो रहा था, यूएस, चाइना और पाकिस्तान, इनका तो एक्सेस बन गया था भाई। अब 1971 में इंडिया वॉर के कगार पर था, राइट। तो उस समय इंडिया को लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो फिर इंडिया को लगा कि भाई यूएसएसआर की तरफ अप्रोच करते हैं, यूएसएसआर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कोऑपरेशन है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। इसीलिए हमने 20 ईयर्स के लिए ट्रीटी साइन करी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया, उस समय बोला कि जब इंडिया ने ये ट्रीटी साइन कर ली ना 1971 में, तो इंडिया जेन्युइनली नॉन अलाइनमेंट नहीं रहा, मतलब सच में इंडिया नॉन अलाइन नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने क्या कर दिया है, यूएसएसआर के साथ कोऑपरेट कर दिया है। यूएसएसआर ने बोला है कि अगर इंडिया पर कभी अटैक होता है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो यूएसएसआर मिलिट्री तरीके से इंडिया की मदद करेगा। इसीलिए क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर 1971 के बाद में हमारे पॉलिसी में एक चेंज आता है कि हम लोग जेन्युइनली नॉन अलाइंड नहीं थे, ठीक। इसीलिए कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस के बाद जब जनता पार्टी सरकार आती है तो वो कहती है कि देखो हम जेन्युइनली नॉन अलाइंड रहेंगे, और जो हमारा सोवियत के साथ जो टिल्ट है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं एक तरीके से यूएसएसआर की तरफ जो टिल्ट नज़र आती है ना, हम उसको ठीक करेंगे और हम जेन्युइनली नॉन अलाइंड रहेंगे। हम दिखाएंगे कि हाँ हम भाई, हम किसी की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं है, अलाइंड नहीं है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सिंस देन ऑल द गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हो, हैव टेकन इनिशिएटिव फॉर रिस्टोरिंग बेटर रिलेशंस विद चाइना एंड एंटरिंग इनटू क्लोज टाइज विद यूएसए। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, अपने अलायंस को शिफ्ट करना चालू करा कि ठीक है, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट है तो क्या करेंगे, दोबारा से चाइना के साथ रिस्टोरेशन करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, और यूएसए के साथ में भी अपना रिलेशनशिप को क्लोज टाइज में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1977 के बाद 1979 में जब अटल बिहारी वाजपेयी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तो वो जाते हैं कहाँ, चाइना, विजिट करते हैं, दोबारा से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है। फिर राजीव गांधी चाइना में जाते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यूएसए के साथ में भी रिलेशनशिप हम एक तरीके से अच्छी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि हम कहाँ हो गए थे, एक तरीके से टिल्ट हो गए थे किसकी तरफ, यूएसएसआर की तरफ। फिर उसके बाद क्या बोला जाता है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा क्लोजली वो लिंक्ड है दो क्वेश्चंस के साथ। क्या दो क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ स्टैंड वाइज अविस पाकिस्तान एंड अदर इज ऑफ इंडो यूएस रिलेशन। तो क्या बोला गया है, दो क्वेश्चन है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है कि इंडिया पाकिस्तान को कैसे मैनेज करेगा, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा, और दूसरा है इंडिया यूएसए के साथ कैसे अप्रोच करेगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि पोस्ट 1990 पीरियड में द रूलिंग पार्टीज हैव ऑफन बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर द प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। 1990s के बाद जो रूलिंग पार्टीज़ है वो कहती है, मतलब काफ़ी सारी रूलिंग पार्टीज़, चाहे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, ठीक है। सो पोस्ट 1990s जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, राइट, रशिया बन गया, रशिया एक तरीके से आता है, इमर्ज करता है लार्जेस्ट कंट्री के तौर पर, अदर कंट्रीज़ का एग्जिस्टेंस में आती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंडिया धीरे धीरे यूएसए की तरफ मूव करना चालू करता है, उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, अच्छा बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टार्टिंग से अच्छी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि इंडिया का टिल्ट किसकी तरफ था 1971 के बाद, यूएसएसआर के साथ। समझ में आ गया यहाँ तक। तो दो क्वेश्चन है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सामने काफ़ी बड़े थे कि पाकिस्तान को कैसे मैनेज करे और यूएसए के साथ अच्छी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें। तो ये चीज़ें क्या आती है यहाँ पर, हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इट इज़ ऑलवेज डिक्टेटेड बाय द आइडियाज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने समझा था कि नेशनल इंटरेस्ट है जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का। नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र का हित, और राष्ट्र का हित में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना वो भी हमारा राष्ट्रहित है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए। इकोनॉमिक एडवांसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज़ करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब यूएसए अपने कल्चर को पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश कर सकता है, तो सेम टू सेम पावर इंडिया के कल्चर के पास में भी है, एंड इंडिया का कल्चर भी पूरी दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र हित को, अपने लोगों की हित को इंश्योर करेंगे, लोगों का बेनिफिट भी करेंगे, पूरी कंट्री को ग्रो करवाएंगे, इकोनॉमिकली डेवलप करवाएंगे, और सिक्योरिटी एक तरीके से पूरी कंट्री की इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन पॉलिसी हो, कोई भी एक तरीके से पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी आए, चाहे बीजेपी हो,
कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, तो वो क्या करती है, नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करने की कोशिश करती है अपनी फॉरेन पॉलिसी से। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर 1990s के बाद से रशिया एक तरीके से इंडिया का इवन दो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्लोबली उसकी बहुत ज़्यादा प्री एमिनेंस नहीं रहती, ग्लोबली रशिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1990s के बाद अगर आप देखोगे रशिया की सिचुएशन इकोनॉमिकली वगैरह उस समय तक धीरे धीरे क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी रशिया की सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आर्म्स में रशिया ने मतलब यूएसएसआर ने इन्वेस्ट कर दिया था। तो जब रशिया बन जाता है, रशिया एग्जिस्टेंस में आता है, तो अच्छा फ्रेंड होता है इंडिया का, लेकिन ग्लोबल जितना डोमिनेशन जितना यूएसए का था उतना रशिया का नहीं रहता। इसीलिए इस तरीके से हमने क्या करा, एक मोर प्रो यूएस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना इंडिया ने चालू कर दिया एंड इंडिया ने शिफ्ट कर दिया। इंडिया ने अपना अलायंस क्या करा, शिफ्ट करा। इंडिया ने करा अपना अलायंस शिफ्ट कि भाई ठीक है, अब बहुत ज़्यादा रशिया का डोमिनेंस नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यूएसए की तरफ ज़्यादा मूव करना होगा अब, राइट। साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के टाइम में जो कंटेम्प्रेरी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है ना, उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू मिलिट्री इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली दोनों इंटरेस्ट देखो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है एंड आपका मिलिट्री इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ज़्यादा जो हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन है वो ज़्यादा डिपेंड किस पर कर रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर कर रही है। और इसी चीज़ के चलते जब हमने देखा कि भाई यूएस एक क्या है, इकोनॉमिक सुपर पावर भी है, तो हमने सोचा कि हमें क्या करना होगा। और 1991 के बाद इंडिया की जो लिबरलाइजेशन है वो भी हो जाती है, इंडिया की इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यूएसए के साथ एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करने के लिए एक प्रो यूएसए स्ट्रैटेजी को हम क्या करें, एक तरीके से अडॉप्ट करें। सो आफ्टर 1991 अगर आप देखोगे तो हमें हमारी पॉलिसी में चेंज आता है एंड यूएसए की तरफ हम ज़्यादा फोकस करना चालू करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है ना, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हो रहा है, अलायंस शिफ्ट होते हैं। एक कंट्री देखती है कि भाई अब जो मेरा इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो यूएसएसआर से एक तरीके से अचीव होगा, रशिया से हमारी रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने में अचीव हो रहा है, या यूएसए की तरफ जाने में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा अचीव हो रहा है। तो जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट हमें लगेगा कि यहाँ पर ज़्यादा सिक्योर है, हम उसी कंट्री की तरफ चलते हैं और उसी कंट्री की तरफ हम अपनी जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। सब कुछ कोई भी आप प्रोसेस देख लो, कोई भी एक स्टेप देख लो इंटरनेशनल रिलेशन में, सब कुछ अगर किसी चीज़ से संबंध है तो वो किससे है, नेशनल इंटरेस्ट से। नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम इंटरेस्ट फॉर एनी कंट्री। अमेरिका कुछ भी करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए करता है, रशिया कुछ भी कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, ठीक है, चाइना कुछ भी कर रहा है, सब कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट के वो लोग करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या है, कोई भी कंट्री कुछ भी कर रही है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही कर रही है, ठीक है। तो सबके पीछे का आइडिया क्या है, सबके पीछे का बेस क्या है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करना चाहते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने क्या पढ़ ली, तो दिस हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर हमने समझ लिया कि कैसे हमने अपना अलायंस शिफ्ट करा, रशिया से शिफ्ट करा किसकी तरफ, यूएसए की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आज के टाइम में भी देख लो, आज के टाइम में अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते हो, न्यूज़ को फॉलो करते हो, तो आप देखोगे कि इंडिया एक तरीके से क्या कर रहा है, इंडिया एक तरीके से ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इंडिया रिलेशनशिप अपनी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है लगभग हर कंट्री के साथ। अब देखोगे यूएसए के साथ में भी इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में इंडिया रशिया के साथ में भी रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इंडिया एक तरीके से क्या कर रहा है, इंडिया एक तरीके से जापान के साथ में भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, ठीक है। चाइना के साथ बीच में ट्रबल हो गया था गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद, लेकिन फिर दोबारा से चाइना के साथ क्या करी जा रही है, बातचीत करी जा रही है, कॉपरेशन करने की इंश्योर करी जा रही है, और बार बार चाइना को समझाया जा रहा है कि भाई देखो, अगर तुम चाहते हो कि एशिया में अगर पीस रहना चाहता है, ठीक है, अगर पूरी दुनिया चाहती है या एशिया की सारी कंट्रीज चाहती है कि पीस रहे, तो इंडिया चाइना को कॉपरेट करना ही पड़ेगा। अगर हम दोनों लड़ते रहेंगे, इंडिया चाइना अगर बॉर्डर पर लड़ते रहेंगे और चाइना अगर अपनी हरकतों से एक तरीके से बाज नहीं आएगा, तो फिर सिचुएशंस ठीक नहीं रहेगी, चाइना के लिए भी ठीक नहीं रहेगी। और इस चीज़ को देखो, जब बेसिकली यूएसए का इंटरेस्ट क्या है, चाइना यूएसए के साथ कॉम्पीट कर रहा है, चाइना तो हमेशा यूएसए को क्या करना चाहता है, हर चीज़ में पीछे धकेल रहा है, इकोनॉमिकली हो, टेक्नोलॉजिकली हो, मिलिट्रली हो, हर तरीके से वो यूएसए को एक तरीके से क्या करने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है दोनों में, राइट। तो यूएसए का इंटरेस्ट क्या है, यूएसए का इंटरेस्ट है कि चाइना डोमिनेट ना करे किसी भी तरीके से एशिया को,
क्योंकि दोनों के बीच में एक तरीके से क्या कंपटीशन चल रहा है। इसीलिए क्योंकि दोनों के बीच में कंपटीशन है, यूएस और चाइना के बीच में, इसलिए यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए चाइना का जो कॉम्पिटिटर है एशिया में, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, यूएसए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मिलिट्री तरीके से हो, टेक्नोलॉजी के तरीके से हो, इकोनॉमिक तरीके से, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इंडिया एक ऑल अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, हर किसी के साथ इंडिया रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अरब कंट्रीज़ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि एक तरीके से क्या है, एनिमी कंट्रीज़ है, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है, इंडिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। ऐसी कंट्रीज़ जिनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो इंडिया इस वाली कंट्री के साथ में भी अच्छा काम कर रहा है और दूसरी वाली कंट्रीज़ के साथ में भी अच्छा काम कर रहा है। अफ्रीका में भी इंडिया बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, एक तरीके से साउथ साउथ कॉपरेशन की इंडिया बात कर रहा है कि भाई हम लोग क्या है, साउथ साउथ कंट्रीज़ है, तो हम सबको मिलकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी, इन्वायरमेंट के लिए हम काम करेंगे मिल करके, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो हर जगह पर इंडिया क्या कर रहा है, एक तरीके से इंडिया हर किसी के साथ मिल करके करने की कोशिश कर रहा है काम। पहले कहीं ना कहीं हम लोग क्या थे, पहले अगर आप देखोगे तो जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें हम बोल रहे थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा दुनिया के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर किसी के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके हर किसी के साथ कोऑपरेशन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पर चेंज हुआ है। पहले इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो भारत के सामने कंसर्न ज़्यादा था कि भाई हमें अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है, हमें अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करना है, इसलिए हमने क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करा। लेकिन आज के टाइम में तो इंडिया की इकोनॉमी ओपन है, भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। रशिया मतलब चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो चाइना से काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर इंडिया को देखती है कि भाई चाइना में अब चीज़ें अब काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो सोच रहे हैं कि इंडिया की तरफ आए। या जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर हो गया, अदर कंट्रीज़ हो गया, तो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है ये लोग भी, तो वहाँ पर जाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आज के टाइम में इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा ओपन इकोनॉमी है, इसीलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। तो पहले इसीलिए इस समय में हमारा कंसर्न था कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस वगैरह को बचा करके रखना है, एंड इसलिए हम इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा कॉपरेशन या फ्रेंडशिप रिलेशन ट्रीटी वगैरह साइन नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन बदल गई है ना, आज तो हम लोग अपने आप को संभाल करके चला पा रहे हैं, इसीलिए आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम सब कुछ क्या करते डिफेंस के तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब जा करके हमने पूरे हाथ खोल रखे हैं और पूरा जितना हो सकता है हर कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हर तरीके से इंडिया पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है दैट इंडिया हैज़ दैट लीडरशिप, इंडिया हैज़ दिस पर्टिकुलर लीडरशिप क्वालिटी कि इंडिया कैन बी अ इम्पॉर्टेंट लीडर फॉर दिस वर्ल्ड। ठीक है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है, इंडिया बार बार रशिया के साथ बातचीत कर रहा है, यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहा है, दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसा कौन कर सकता है भाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, क्योंकि इंडिया बोल रहा है कि हम बातचीत सबके साथ करेंगे, लेकिन हम मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे, हम मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे। वही सेम टू सेम पॉलिसी जो नाम में थी कि हम किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे, आज भी इंडिया उसी चीज़ के प्रति कमिटेड है। इंडिया किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आज कंटिन्यू हो रही है और इस तरीके से इंडिया हर किसी के साथ हर जगह पर इंडिया नज़र आ सकता है, राइट। तो इंडिया इसीलिए हर किसी कंट्री के साथ अपना कोऑपरेशन कर रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग अलायंसेस, कि जैसे जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस होंगे ना, वैसे वैसे हर कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, हर कंट्री का जो अलायंस है दूसरी कंट्री के साथ, वो भी शिफ्ट होता रहता है। जैसे हिस्टोरिकली इंडिया कितने अलग तरीके से काम कर रहा था और आज इंडिया कितने अलग तरीके से दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने करंट के साथ रिलेट करा क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों के साथ रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप भी शायद फॉलो करते होंगे न्यूज़ को, इतना बेसिक आइडिया आप सभी को होगा, ठीक है। तो यूएसए का जो क्वेश्चन था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, वो तो हमने सॉल्व कर दिया कि ठीक है भाई, हम प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से चलाएंगे, यूएसए के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। अब इसमें क्या ही बोले, ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हो, मेरे से भी ज़्यादा जानते हो आप लोग। तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कुछ ऐसा रहा है कि भारत ने तो बार बार कोशिश करी कि भाई ये पाकिस्तान कुछ सुधर जाए, इसको होश आ जाए कि देश कैसे चलता है, थोड़ा सा इंडिया से सीख ले, पर पाकिस्तान को क्या सीखना है ना, तो कुछ भी नहीं सीखा। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है एक तरीके से, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो कश्मीर का इशू है, राइट। ये लोग अभी भी कश्मीर के राग गाते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं कश्मीर के, तो खैर इनके सपने हैं, तोड़ने नहीं चाहिए, तो ये लोग देखे अपने सपने, लेकिन इन सपनों के चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं,
ये लोग ये नहीं देख रहे कि इनके हाथों से बलूचिस्तान निकलता जा रहा है, राइट, और भी बहुत सारे एरियाज़ निकलते जा रहे हैं। तो अपनी कंट्री का तो उनको कुछ पता नहीं है, इनको केवल कश्मीर का पता है। कश्मीर के लोग कह रहे हैं भाई हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं भारत में रह करके, लेकिन नहीं, इन लोगों को बात बात माननी ही नहीं है ना। इन लोगों को ये आ करके बोलते हैं नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अरे कश्मीर के लोग आ करके खुद बोल रहे हैं कश्मीर का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उनको क्या पड़ा, ठीक है, इनको कोई फ़र्क नहीं है। इनकी पॉलिसी एकदम एक तरीके से वैसे ही चलती हुई आ रही है। तो कोशिश हमने क्या करी, आज़ादी के बाद हमने कोशिश करी कि भाई रिलेशंस को नॉर्मल तरीके से मेंटेन करते हैं, लेकिन इसके लिए हमने क्या करा, कल्चरल एक्सचेंजेस भी करे, सिटीजन्स के मूवमेंट भी करे, इकोनॉमिक कॉपरेशन की भी बात करी, और यहाँ तक कि काफ़ी सारा ट्रेन एंड बस सर्विस भी चल रही थी। लेकिन जब बार बार इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया गया तो फिर क्या करेगा इंडिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से आज भी एक तरीके से इंडिया ने बार बार क्या कोशिश करी है, हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो दिल्ली से लाहौर तक बस सर्विस लेकर के गए, उसके बाद बस सर्विस चली, 1999 की बात है यहाँ पर ये, ठीक है। लेकिन उसके 2 साल के बाद ही 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो जाता है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद इंडिया में जब पीएम मोदी का एक तरीके से स्वेरिंग सेरेमनी था, ओथ सेरेमनी था, उस समय पाकिस्तान के पीएम को बुलाया जाता है, नवाज़ शरीफ को बुलाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पठानकोट पर हमला होता है, उरी पर अटैक होता है, पुलवामा पर अटैक होता है, एंड फिर उसके बाद फाइनली 2025 में क्या होता है, पहलगाम पर अटैक होता है, ठीक है। तो अटैक पर अटैक ये करता जा रहा है, और दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल हो चुका है। वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन हो, पॉलिटिकल सिचुएशन हो, सबकी एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। लेकिन डिस्पाइट दैट क्या हो रहा है, क्या कुछ कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा। उसका दिमाग केवल इतना है कि भाई इंडिया को कैसे ट्रबल करना है, इंडिया में इंस्टेबिलिटी कैसे बनानी है, और कैसे टेररिस्ट अटैक इंडिया पर करना है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन की वजह से खास तौर पर ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है, टूरिस्ट को जो मारा गया है, उसके बाद से सिचुएशन और ज़्यादा जो कंडीशन थी पीस की, इस्टेब्लिशमेंट की और डिप्लोमेसी की, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अभी फ़िलहाल तो सारी चीज़ें क्या है, सस्पेंडेड है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या हो गई, सस्पेंड कर दी गई। तो मे बी मतलब अभी तो चीज़ें कुछ नज़र नहीं आ रही है, और आगे भी शायद कुछ नज़र ना आए, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ही चलती रहेगी तो शायद ही कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो पाकिस्तान का इलाज अगर करना है तो शायद परमानेंट तरीके से इंडिया को करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में हमने देख लिया कि हमने बार बार क्या दिया, फूल दिया, और इन लोगों ने क्या दिया, इन लोगों ने बार बार हमें धोखा दिया, बार बार टेररिस्ट अटैक दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से क्या समझ में आया हम लोगों को, शिफ्टिंग अलायंसेस समझ में आया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कि जैसे जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंज होंगे तो वैसे वैसे हर कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो अलायंसेस है, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड अलग अलग तरीके से कंट्रीज़ अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलाई करेगी। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक समझ ली, एंड फाइनली क्या हो जाता है, चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।